हाय, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। मतलब अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है और ख़ास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से लाई जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ हटानी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को रिपील करना है, उसको डिलीट करना है, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। या उसके अंदर कोई वेरिएशन चेंजेस लानी है आपको, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी गई है, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी गई है। अगर आपको कोई फंडामेंटल चेंज करना है, वेरिएशन लानी है, आपको अगर कोई फंडामेंटल राइट डिलीट करना है, डिलीशन करनी है, या फिर अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट ऐड करना है, एडिशन करनी है, उसी को हम अमेंडमेंट कहेंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंदर दी गई है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 है उसके आर्टिकल 368 के अंदर जो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदुस्तान के अंदर जो अमेंडमेंट का सिलसिला है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, वो ना ही इतना मुश्किल है यूएसए की तरह और ना ही वो इतना आसान है ब्रिटेन की तरह, बल्कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट लाना मुश्किल भी है और आसान भी है। कुछ प्रोविजंस को अमेंड करना मुश्किल है, कुछ प्रोविजंस को अमेंड करना आसान है। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर भी नहीं है, जैसे अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, राइट। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है और ब्रिटेन की तरह इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे अमेंडमेंट लाना। जैसे ब्रिटेन के अंदर अमेंडमेंट करना बहुत आसान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो साउथ अफ्रीका से ड्राइव किया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या प्रोसीजर है हिंदुस्तान में अमेंडमेंट लाने का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाने का? सबसे पहले जो भी बिल आप अमेंडमेंट का बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। मतलब अमेंडमेंट का बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश के अंदर स्टेट्स जो हैं वो अमेंडमेंट नहीं ला सकती हैं। अमेरिका के अंदर स्टेट्स भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर इनिशिएट कर सकती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अमेंडमेंट जो है वो स्टेट्स के द्वारा नहीं लाई जा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर उस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो बिल क्या होता है कि मान लो बिल होता है कि आपने कोई एक ड्राफ्ट रेडी किया है और आपने एक प्रपोजल बनाया हुआ है और उसके अंदर आप कह रहे हो कि हमें ये वाला प्रोविजन जो है डिलीट करना है, एक अमेंडमेंट लानी है। ये जो बिल होगा ये पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी। द बिल मस्ट बी पास्ड बाई स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज सेपरेटली। अगर ये लोकसभा के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, मान लो इसको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो लोकसभा के अंदर इसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मतलब जितने भी मेंबर्स उस वक्त प्रेजेंट है उनका 2/3 चाहिए। उनके 2/3, उसका जो 2/3 है, 2/3 मेंबर्स के द्वारा इस बिल के ऊपर अपना वोट किया जाना चाहिए। 2/3 मेंबर्स इस बिल की सपोर्ट में है और वो जो 2/3 होगा वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो 2/3 होगा ये 272 से ज़्यादा होना चाहिए। 272 जो है वो हाफ है किसका? इंडियन लोकसभा का। मतलब लोकसभा के 50% मेंबर्स कितने हैं? तो 272 हैं, राइट। तो 272 से ज़्यादा होने चाहिए और 2/3 होने चाहिए। मतलब 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेंबर्स के द्वारा उसके ऊपर वोट किया जाना चाहिए, उसको जो है सपोर्ट करते हो 2/3 मेंबर्स लोकसभा के। और वो जो 2/3 मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ 50% से ऊपर है, मतलब 272 से ऊपर है। वो 2/3 की स्ट्रेंथ जो है वो 272 से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आप कह रहे होंगे कि 272 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर है, क्या मतलब है? तो हो सकता है कि 300 लोग ही आए हों, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि 300 लोग ही आए हों लोकसभा के अंदर, और 300 का 2/3 कितना होता है? तो 100 होता है। तो 100 क्या 272 से कम नहीं है? बिल्कुल है। 300 का 2/3 100 ही होता है ना, इसको चेक कर लेना एक बार। तो 100 जो है ना वो 272 से कम है। तो ये जो 2/3 था, नहीं 100 नहीं 200 होता है, सॉरी 200 होता है, 200 होता है। तो 200 फिर भी 272 से कम है। तो 200 जो है ये 2/3 तो है, लेकिन ये 272 से कम है। तो ये जो 272 से ऊपर होना चाहिए 2/3, राइट।
अब एक हाउस के अंदर आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर दिया, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया, और वो जो 2/3 था वो 50% से ज्यादा था, 272 से ज्यादा था, ठीक है। अब दूसरे हाउस में वो बिल जाएगा, दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी से इसी तरीके से 2/3 का सपोर्ट होना चाहिए और 50% से ऊपर होना चाहिए। दोनों हाउसेस से जब ये पास हो गया उसके बाद जो है दोनों हाउसेस से ये पास होना चाहिए, राइट। अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को या फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करता हो तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करने की कोशिश करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो अमेंड कर रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के अंदर कोई अमेंडमेंट का प्रोविजन है, अमेंडमेंट लाई गई है प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए, तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होंगी वो फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जिससे जुड़े हुए हैं, और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के साथ अगर कोई बिल जुड़ा हुआ है और सेंटर स्टेट रिलेशंस को वो अमेंड करता है तो उसके लिए हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब टोटल जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेट्स, उसमें से 50% जो स्टेट्स हैं, मतलब 14 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स का जो है 14 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो बिल जो है रेटिफाई होना चाहिए, वहां पे भी पास होना चाहिए। तो आपको समझ आ गई बात। मैंने ये कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। पार्लियामेंट के अंदर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, ठीक है। दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सेपरेटली, मतलब हर एक हाउस के अंदर वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया कि 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो 2/3 है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया, या फिर अगर वो बिल आपके फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करता है, फेडरल प्रोविजंस वो प्रोविजंस होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस होते हैं, तो अगर सेंटर स्टेट के रिलेशंस को वो अमेंड करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उस स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए। 50% स्टेट लेजिस्लेचर का जो है 50% स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब वो बिल जो है वो 14 से ज्यादा स्टेट, 14+ स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं वहां से पास होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके 50% से ज्यादा उसके ऊपर वोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बिल पास हो गया उसके बाद वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही होगी। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन दैट पर्टिकुलर बिल, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही होगी। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट अपनी दे दी तो उसके बाद वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, वो बिल जो है इस देश में लागू हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट देगा ही, उसको देनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है उसके पास। अगर वो बिल फेडरल प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर रहा होता तो वो बिल डायरेक्टली प्रेसिडेंट की असेंट के पास चला जाता, मतलब डायरेक्टली दोनों हाउसेस से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही है और प्रेसिडेंट जब असेंट देगा तो एक्ट बन गया। लेकिन अगर वो बिल फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करता है अगर, तो फिर उसको 50% से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो मान लो 100 मेंबर्स जो हैं वो असेंबली के अंदर आए थे, उसमें से 51 मेंबर्स का सपोर्ट उसके ऊपर मिलना चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है। समझ आ गई बात। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेडरल प्रोविजंस को अमेंड नहीं करता है तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही होगी और फिर वो एक्ट बन जाएगा जब प्रेसिडेंट असेंट देगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेडरल प्रोविजंस को भी अमेंड करता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और वो 2/3 50% से ज्यादा होना चाहिए, 272 से ज्यादा होना चाहिए। और दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, मतलब टोटल 28 स्टेट्स जो हैं उनमें से 50% से ज्यादा स्टेट्स, मतलब 14 से ज्यादा स्टेट्स के लेजिस्लेचर के अंदर वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए।
और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको अपनी असेंट देनी ही होगी। समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कितने प्रकार की अमेंडमेंट होती है। देखो आर्टिकल 368 के अंदर दो ही तरह की अमेंडमेंट दी गई है, एक आ गई स्पेशल मेजॉरिटी, एक आ गई स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन, मतलब हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया, स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर क्या आता है, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 2/3 लोगों ने उस बिल को सपोर्ट किया, 2/3 लोगों ने उस बिल के ऊपर अपना वोट किया, और वो जो 2/3 था वो 50% से ज्यादा था। मतलब टोटल स्ट्रेंथ, जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543 है, 543 का 50% कितना होता है, ये होता है 272, राइट। तो वो टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा होने चाहिए 2/3 मेंबर्स, ये आ गई स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई बिल जो है वो फेडरल प्रोविजंस को भी अमेंड करता है, उसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, इसी तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन, मतलब जो हाफ ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका रेटिफिकेशन चाहिए। समझ आ गई बात। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं दी गई है। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर क्या आता है, सिंपल मेजॉरिटी के अंदर बेसिकली जो भी जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मान लो 50 ही मेंबर्स आए हुए हैं, 50 का 50% चाहिए, 50% से ज्यादा चाहिए, मतलब 26 लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये आ गई सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के तहत आप फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी जैसे प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हो। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन, इसके अंदर जो है वो इलेक्शंस जो होती हैं प्रेसिडेंट की, अगर वैसा कोई अमेंडमेंट लाई जा रही है उसके रिलेटेड। और सिंपल मेजॉरिटी के अंदर अगर आपको कोई नई स्टेट बनानी है, न्यू स्टेट बनानी है, या सिटीजनशिप के रिलेटेड आपको कोई अमेंडमेंट करनी है, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से हम इस लेक्चर को भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद PDF टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।